देखिए बच्चों, अभी सुमित्रा नंदन पंत की कविता चल रही थी बीए सेकेंड ईयर वालों की कि इसमें सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार का एक पार्ट, दो पार्ट हुआ। पहला भाग, दूसरा भाग, अब तीसरा भाग है। लंबी कविता है, थोड़ा सा बार बार इसको करके पढ़ाना और बुक से पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। लेकिन देखिए, लिख के पढ़ाने से ये है कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा किसका क्या अर्थ है। संदर्भ सहित व्याख्या और प्रसंग उसको भी हम इस बता देंगे। पहले देखिए, पहली वाली पंक्ति में क्या था, क्योंकि इसको बार से शुरू से रिवाइज इसलिए किया जा रहा है कि कहीं आप लोग इसी वीडियो को खोल के देखें तो अधूरी कविता पढ़ेंगे, आधे से पढ़ेंगे। तो पहले वाले में था शांत स्निग्ध ज्योत्सना, उज्ज्वल और अपलक अनंत नीरव भूतल, सहकत सैया पर दुग्ध धल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। देखिए, इसमें लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता जिसका इसमें दिया है कि लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकड़न सी जिस पर शशिका रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब इसमें चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, और पलकों में वैभव स्वप्न सगन। इतना तो आपकी पंक्तियां आपके इसके पहले वाले वीडियो में हो गया था। अब इसमें इस वीडियो में आपका अगली लाइन है। इसमें देखिए, आप जान गए कि राजभवन जो है काला कांकर में है। काला कांकर कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, जहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी रुके हुए हैं। और वहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देखते हुए, प्रकृति की सुषमा को देखकर, चांदनी रात और गंगा किनारा जो वहीं पास में था, जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में बताया था कि जो प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपके इलाहाबाद कानपुर वाले लाइन में प्रतापगढ़ एक अलग स्टेशन है। और वहाँ पे जो जगह है काला कांकर, वहाँ पे एक राजा का भवन था, राजभवन था। वो उसी जगह प्रताप नारायण मिश्र थे, उसी के किनारे जो है स्थित गंगा जी थी। अब वो दोनों का चांदनी रात कैसे मतलब पूरा सौंदर्य चित्रण, उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य चित्रण दिया कि चांदनी रात में वो महल, वो गंगा नदी में नाव पे लेकर, क्योंकि इस कविता का नाम ही नौका विहार, मतलब नौका में विहार, मतलब नौका में नाव पे जो सवारी कर रहे हैं, ये इनका शौक़ था उस समय। और उस समय वो नौका विहार के समय निकले, और वैसा ही उन्हीं का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। अब आगे की पंक्ति में है कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ रहे चलता रख दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघुदीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, और दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। देखिए कैसा सुंदर वर्णन किया है। इसमें जैसे हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं साहित्यिक सौंदर्य लिखें, या काव्य सौंदर्य लिखें, या फिर विशेष हेडिंग डाल के चौथी हेडिंग डालते हैं, जिसमें हम ये कह देते हैं कि जिसमें नायिका का सौंदर्य और कोई शब्दार्थ हो, जिसमें मानवीकरण का वर्णन किया गया है, तो ऐसा उदाहरण आपको देना पड़ेगा। अब देखिए, नौका से उठती जल हिलोर। अभी तो नौका कैसी है, चल पड़ी है वहाँ से। आप देखें कि उसमें लंगर कांटे से निकाल दिया, और वो हंसनी की भांति सुंदर। पहले तो है कि गंगा का तीर कैसा लग रहा है, एक तापसी तपस्वी बाला की तरह जो थकी हुई और सौंदर्य है, पतली, मतलब ग्रीष्म ऋतु में था तो वो पतली दुबली काया वाली एक सुंदर सी स्त्री गंगा जो है वो बालू, मतलब रेत पे सोई हुई है, ऐसा वर्णन उसमें दिया था पहले वाले पंक्ति में। दूसरे वाले में था कि उन्होंने जब चांदनी रात में जब वो नौका का विहार करते, उस समय तो पूरा वातावरण वहाँ गंगा के किनारे का वर्णन था। और इसमें था, दूसरे वाले पंक्ति में था, नौका के विहार के समय जब शुरुआत, जब वो चलते हैं तो उनकी जो नाव है वो भी कैसी लग रही है, हंसनी की भांति सुंदर दिख रही है, वो पंखों को फैलाए हुए तिर रही है। अब इस तीसरी पंक्ति में है कि नौका से उठती जल हिलोर। जब नौका चल रही है, नैया चल रही है, तो उस समय कवि चांदनी रात के जब
कहते हैं कि इसमें भी कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में चांदनी रात के नौका विहार करते हुए प्रकृति के विभिन्न विभिन्न रूप, क्योंकि प्रकृति क्या ही सारे रूप है। प्रकृति में तो आपके पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदी, ये सब क्या आते हैं, प्रकृति में आते हैं। तो ये प्रकृति के विभिन्न विभिन्न रूप का वर्णन कवि ने इस नौका विहार में किया है। अब इसमें इन्होंने कहा कि नौका के चलने पर क्या होता है, जल कटता है, नौका से उठती जल हिलोर। जब नाव चलती है तो आप देखते हैं जो जल होता है वो किनारे किनारे ऐसे जैसे कट रहा हो, ऐसे चल रहा है। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, ऐसे लगता है कि नभ के, नभ माने आकाश होता है, जिसमें पड़ते हुए जो हिलोरें उठती हैं उस जिससे उसमें पड़ते हुए आकाश का जो प्रतिबिंब है, जो आकाश का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है ना, जब ऊपर आकाश है उसको पानी में आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अगर चंद्रमा आकाश में दिख रहा है तो जल में देखेंगे तो वो चंद्रमा भी दिखाई देगा ऐसे हिलता हुआ। जो हिलोरें जब जल हिलने लगता है तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो भी क्या होता है, हिलने लगता है। तो नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और नभ के जैसे आकाश का जो प्रतिबिंब पड़ता है, जो छाया पड़ती है, वो क्या करते हैं, नौका के चलने से वो भी क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। आकाश भी क्या होता है, हिलने लगता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश का ओर छोर हिल रहा है, ऐसे जैसे वो नभ की जो छाया है वो हिलने लगती है उसके हिलोर के साथ साथ। तो ऐसे लगता है, ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे आकाश का ओर और छोर पूरा, मतलब एक किनारे जितना भी दिखता है वो पूरा क्या हो रहा है, हिल रहा है, डगमगायित कर दिया है। और लहरों में तारों का पड़ता हुआ प्रतिबिंब चल विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ रहे चल तारक दल। तारक दल मतलब होता है चंद्रमा का जो विस्फारित होता है, खुले हुए, विस्फारित खुले हुए, ठीक है, खुले हुए या एकटक, खुले हुए या लिखिए एकटक, एकटक, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ रहे चल तारक दल। और तारक दल में इसमें ये होगा कि जो तारक दल है चंद्रमा, तारों का समूह होगा, तारों का समूह, ठीक है, तारों का समूह। अब है जो नैनों के से निश्चल कुछ रहे चल तारक दल, तारों का जो समूह है। ज्योतित करनभ का अंतस्थल, ज्योतित करनभ का अंतस्थल, इसमें देखिए कवि कहते हैं कि जैसे लहरों के तारों का पड़ता हुआ प्रतिबिंब का होता है, चंचल होता है कि कुछ देर के लिए वो तारों का समूह है वो क्या होता है, चंचल होता है। जैसे कि तारों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो जल के हृदय में प्रकाश करके अपने नेत्रों को फाड़ कर कुछ खोज रहा है, जैसे लगता है नैनों से निश्चल। जो तारामंडल है, जो तारों का दल है, वो ऐसे चंचल हो रहा है जैसे लगता है खुली आँखों से, नैनों से निश्चल मतलब निष्फारित होकर एकटक किसी चीज़ को खोज रहा हो। इस भांति वो तारा दिख रहा है, जैसे चल रहा है हिलोरों में, ऐसे चंचल हो रहा है। ज्योतित करनभ का अंतस्थल, और ऐसे लग रहा है कि लहरों के चंचल होने से तारों का प्रतिबिंब लुकता छिपता है, जैसे प्रतीत हो रहा है मानो वे तारे छोटे छोटे दीपक हैं और लहरें उन्हें अपने आंचल में छुपाए निरंतर छुपती हुई घूम रही है। तात्पर्य यह है कि जिसका प्रकार दीपक को अंचल में छिपाकर इसलिए चला जाता है कि वो बुझ न जाए, इसी प्रकार लहरों में मानो तारों की छुपती हुई बढ़ रही है। कहते जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविचल। इसमें ज्योतित कर नभ का अंतस्थ, पूरा ज्योतित प्रकाशमान हो जा रहा है। नभ का क्या स्थल, वस्त्र स्थल क्या है, पूरा प्रकाशमान हो रहा है, मानो जल के हृदय में प्रकाश करके अपने नेत्रों को फाड़ कर देख रहा है, ऐसे तारों का प्रतिबिंब लग रहा है। और लहरों के चंचल होने से तारों का प्रतिबिंब लुकता छिपता है। जैसे ये लहर चल रही है तो उस समय जो तारों का प्रतिबिंब दे रहा है, छाया दिखाई दे रही है, वो क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे लग रहा है कि लघुदीप चंचल अंचल की ओर, जैसे आंचल से दीपक को छिपा दिया जाता है कि कहीं दीपक बुझ न जाए, ऐसे ही दीपक, ये तारे भी क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे कि वो आंचल की ओट किए हुए हैं। जैसे इनकी गंगा की जो आंचल है उससे वो अपने आप को ओट किए हुए हैं। और वो लघु दीपों की भांति, जो तारे हैं वो छोटे दीपों की भांति मालूम पड़ रहे हैं। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, और फिरती लहरें जैसे ही फिर रही हैं और वो तारे ऐसे लग रहे हैं कि लुक छिप रहे हैं, पल पल में लुक छिप जा रहे हैं।
और जिस प्रकार दीपक अंचल में छिपकर चला जाता है इस कि कहीं बुझ न जाए, उसी प्रकार लहरें भी क्या हो रही है, तारों में जो लहरों में भी तारे क्या कर रहे हैं, छुप रहे हैं उस दीपक की भांति कि वो दीपक जैसे हवा में बुझ न जाए, ऐसे ही ये तारे भी लहरों में क्या हो रहे हैं, छुप रहे हैं। और कवि आगे कहता है कि सामने शुक्र तारा प्रतिबिंबित, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। इसमें देखिए सामने शुक्र तारा देखे हैं, शुक्र की छवि कि कवि आगे कहता है शुक्र तारा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, यह प्रतिबिंबित तैरित परी के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। वैसे लग रहा है जैसे कोई परी तैर रही हो, उसके भांति ये लग रहा है शुक्र की छवि। शुक्र तारा जो कहते हैं कि आसमान में जो सबसे किनारे एक तारा होता है शुक्र, वो हमेशा चमकता रहता है, सबसे चमकीला तारा होता है शुक्र। उसकी छवि तो ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे कोई परी तैर रही हो। इसमें कहते हैं कि इस मुख की चांदी जैसे बालों में, कहते हैं कि जैसे प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है शुक्र तारा का, यह प्रतिबिंबित हो रहा है कि परी के समान कोई सुंदर प्रतीत होता है, जो अपने सुंदर मुख को चांदी जैसे बालों में छुपाकर तैर रही हो। कहते हैं रूपहरे कचों में हो ओझल, जैसे रूपहरे कचों में ओझल होके जैसे छुप रही हो। यहाँ पे अपने मतलब कवि ने बताया कि जिस प्रकार दशमी के अर्थ चंद्र का जल में पड़ता प्रतिबिंब लहरों में से दिखाई देता है, कवि उस प्रतिबिंब में पूर्ण चंद्र को न देखकर कल्पना करता है कि कभी कभी दिखाई देता है तो अर्धचंद्र मुग्धा नायिका के समान है, जो लज्जा से आधा मुख अपने आंचल में ढक लेती है और शेष आधे मुख को रुक रुक कर दिखलाती है। कहते रूपहरे कचों में ओझल, जैसे शुक्र की छवि जैसे नन्ही परी से दिख रही है और उसमें ओझल होके अपने बालों से, अपने सुनहरे बालों में क्या करती है, जैसे अपने चेहरे को ढकी हुई है लहरों के घूंघट से छुप छुप कर। जैसे लहरों का जो घूंघट है, जो लहर है वो घूंघट की भांति लग रहा है, जैसे दशमी का शशि, दशमी के दिन जो चंद्रमा होता है वो आधा दिखाई देता है। निज तिर्यक मुख, जैसे एक तिर्यक मतलब दुल्हन का मुख, वो घूंघट में अपना मुख कुछ समय आधा ही दिखाती है और कुछ क्या कहते दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और मुग्धा जैसे सम्मोहित करके थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का चेहरा दिखाती है। उसी भांति ये लहरों रूपी घूंघट, ये तारे जो हैं वो लहरें रूपी घूंघट से अपने को ढके हुए हैं, जैसे दशमी का शशि, जैसे दशमी का शशि मतलब आधा चंद्रमा दिखाई देता है। और निज तिर्यक मुख, इसी प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी अर्ध चंद्रमा के समान मुग्धा नायिका के समान है, जो लज्जा से आधा मुख अपने आंचल में रख लेती है, आधा मुख आंचल में रखती है और आधा छिपाए रहती है। उसी का कवि कर रहे हैं कि वर्णन कर रहे हैं कि जिसमें वो आंचल से ढक लेती है, शेष आधे मुख को रुक रुक कर दिखलाती है, वैसे ही इसमें नायिका इसमें भी तारा ऐसा ही कर रहा है। अब इसमें देखेंगे तो विशेष में लिखेंगे साहित्यिक सौंदर्य, जैसे आपने संदर्भ लिखा, ठीक है, संदर्भ हो गया। फिर प्रसंग है, प्रसंग में भी लिखेंगे कि इसमें नायिका के तारामंडल मतलब नौका के चलने का, तारा के और मतलब आकाश के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और व्याख्या में होगा इसका व्याख्यायित किया गया, ठीक है, व्याख्या। और इसमें साहित्यिक सौंदर्य या साहित्यिक सौंदर्य का रखिए या फिर काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है कि काव्य सौंदर्य में इन्होंने मानवीकरण मतलब दिया जाए तो किसका वर्णन किया है, तो काव्य सौंदर्य में आप देख लेंगे कि इसमें तारों के कुछ खोजने की विलक्षण कल्पना सचिव बिंब के साथ उभरी है। जैसे कि कुछ खोज रहा है, देखिए ना, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ रहे चल तारक दल और ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, ऐसे विस्फारित जैसे नैनों से एक टक जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, इस प्रकार तारे झलमल झलमल कर रहे हैं जैसे एक टक पल से। तो इसमें थोड़ा सा बिंब जो है कैसा दिखाई दिया है कि कल्पना सजीव बिंब बन के आई है, मानो तारे टार्च लेकर खोज रहे हों, जैसे तारा कुछ खोज रहे हों, एक टक चमक ऐसे रहे जैसे टार्च जलाए हुए हों, ठीक है। अब दूसरे में लिखेंगे कि तारों रूपी दीपों का लहरों का अपने अंचल में छुपाकर लुक छुप चलना, ये क्या है, चाक्षुष और भावात्मक बिंब है। अब इसमें भावात्मक बिंब का भी वर्णन किया गया है कि भावात्मक बिंब का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब दूसरा है भावात्मक वर्णन का बिंब किया है कि नौका से उठती जल हिलोर, यहाँ पे नौका विहार का तीसरा भाग हुआ। अब इसमें आगे बताएंगे, देखिए उसका अगला भाग नौका विहार का
कि अब पहुँची चपल बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धरा का कृस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सा अराल। अपलक नभनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया। धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक। छाया की कोकी को विलोक। अब देखिए आगेली पंक्ति है कि अब पहुँची, जैसे नाव चल दी है वहाँ से, जहाँ से नदी के किनारे से नाव चल दी है, अब वो क्या हो गई, बीच धार में पहुँची। अब पहुँची चपला बीच धार। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह चांदनी रात की शांति निहार कर कवि का मन जो है चंचल हो उठा और नौका में बैठकर वह गंगा की छाती पर सैर करने लगा। क्योंकि अब तो वो घूमने लगा ना बीच में, जैसे अब उसके पहले वाली पंक्ति में था कि वो अभी निकला था कि कैसे निकली नाव और चल दी। अब यहाँ पे है जो चपला है, नाव है, वो क्या हो गई, बीच धार में पहुँच गई है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हमारी नाव बीच धारा में पहुँच गई। चांदनी से लिपटा हुआ गंगा तट अब हमसे बहुत पीछे छूट गया। जो गंगा तट था, जो किनारा था, वो हमसे क्या हो गया, छिप गया चांदनी का कगार। अब पहुँची चपला बीच धार। जो नैया नाव थी, नौका है, वो अब क्या हो गई है, बीच धार में पहुँच गई है। और छिप गया चांदनी का कंगार। अब चांदनी, वो जो चांदनी का कगार था, जो गंगा का तट था, वो क्या हो गया है, छिप गया है। कि कगार माने क्या होता है, किनारा। ठीक है, कगार माने होता है किनारा। हमारी नाव जो है अब बीच धार में पहुंच गई है और यहाँ पे क्या है, जो नदी का किनारा है वो क्या हो गया, छिप गया, बहुत दूर चला गया है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धरा का कृस कोमल शरीर। यहाँ पे कवि कह रहा है कि दूर निगाह दौड़ाने पर गंगा की जो धारा दिखाई ही नहीं पड़ती, वो दोनों किनारे भी बहुत पास पास आए हुए जैसे गोचर होते हैं। जैसे कि किनारे भी बहुत पास पास आए हुए गोचर होते हैं। इस प्रकार पढ़ रहे हैं कि जो गंगा की धारा दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे दोनों किनारे दो बाहें हैं और जो अपनी प्रेयसी गंगा का आलिंगन करने के लिए अधीर हैं, व्याकुल हैं। अधीर माने होता है व्याकुल, आलिंगन करने के लिए मतलब गले लगाने के लिए। जैसे दो बाहों से जब बीच में नाव पहुँच गई, जब बीच में खड़े होकर कवि ने उस समय वर्णन किया, उस समय देखा करे कि दोनों जो किनारा है, नदी का किनारा है, वो ऐसे मालूम पड़ रहा है कि दो बाहों फैलाए हुए इस गंगा को क्या करना चाहता है, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धरा को कृस कोमल शरीर। और इसको जैसे इस गंगा को क्या किया, आलिंगन किया है, मतलब गले लगा, आलिंगन करने को अधीर, जैसे व्याकुल है और गंगा को आलिंगन करने के लिए व्याकुल है। यहाँ पे कहते हैं कि दूर का आकाश ऐसे लगता है मानो अपने नयन खोले हुए है। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सा अराल। अपलक नभनील नयन विशाल। यहाँ पे देखिए अराल होता है तिरछा, वक्र या टेढ़ा। अराल माने होता है तिरछा या वक्र या टेढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे है अति दूर क्षितिज पर बिटप माल। ऐसे लग रहा है कि गंगा का जो दूर का आकाश ऐसे लगता है मानो अपने नयन खोले हुए है। और क्षितिज पर जो वृक्षावली दिखाई पड़ रही है, क्षितिज पर जहाँ पे हम देखते हैं, क्षितिज किसे कहते हैं, जब धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे। जैसे हम दूर नज़र कहीं डालते हैं तो वहाँ पे आकाश और पृथ्वी कैसी है, मिलती हुई दिखाई देती है, वहाँ पे होता है उस जगह, वहाँ क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। ठीक है, और वो क्षितिज पे जो वृक्ष हैं, वो जहाँ पे वृक्षावली जो दिखाई दे रही है, वह मानो उसकी टेढ़ी भौं की रेखा है। जो क्षितिज पर बिटप माल, जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, जैसे लगती भ्रू रेखा सा अराल, जैसे तिरछा भौं। भौं क्या होता है, भौं को मतलब गुस्सा जब होते हैं तो हमारी भौं कैसे हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, वक्र टेढ़ा करके। जैसे कि जो वृक्ष हैं वो उस समय क्षितिज पर वृक्षावली ऐसी दिखाई पड़ रही है, वह मानो उसकी टेढ़ी भौं की रेखा है। और धारा के बीच में भी एक दीप है। धारा के बीच में कहते हैं कि
माँ के उर पर शिशु सा समीप, अपलक नभ नील नयन विशाल। और उस समय उसको लगता है कि जो दिखा मानो उसकी टेढ़ी भौं की रेखा है और धारा के बीच में एक दीप है, वह इस प्रकार निर्द्वंद है जिस प्रकार माँ के हृदय पर निश्चित सोता हुआ बालक। कहते हैं कि माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया था धारा में एक दीप। दीप तो ऐसे लग रहा है, ऐसे निश्चिंत है, ऐसे मतलब निश्चिंत है, जो निश्चल है, जैसे माँ के गोद में सोया है, माँ के हृदय में, माँ के उर में हृदय पे बसा हुआ मतलब एक शिशु सा दीप ऐसे नदी में ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वो निश्चिंत होकर माँ की गोद में सोया हुआ है। अब है इसमें उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बिहग क्या बिकल कोक। यहाँ पे प्रतीप माने होता है उल्टा, ठीक है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप माने होता है उल्टा, ठीक है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, यहाँ पे उर्मिल प्रवाह को कहा है कि धारा के बीच में भी एक दीप है, वह इस प्रकार निद्वंद है जिस प्रकार माँ के हृदय पर निश्चिंत सोता हुआ बालक। और गंगा की लहरें बड़े बेग से जाती हैं, कहते हैं उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, मतलब उल्टा करके उर्मिल प्रवाह मतलब बहुत तेज़ से गंगा की लहरें क्या हो रही बेग से जाती हैं और उससे टकराए वापस चली आती हैं, और उस पर उससे टकरा कर दीप से क्या होती है टकरा कर फिर वापस चली आती हैं। ये देखो कौन उड़ा, यह देखो यह कौन बिहग, बिहग माने होता है पक्षी, और यहाँ पे हो गया कि ये कौन है, यह कौन सा पक्षी, देखो कौन उड़ा, यह तो पक्षी है, चक्रवाक तो नहीं है। चक्रवाक यहाँ पे कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, यहाँ पे कोक के लिए दिया है, जो कोक पक्षी है वो चक्रवाक पक्षी को लिए दिया है। कोक है ये चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक, ठीक है। चक्रवाक जो पक्षी है ऐसे लग रहा है कि यह देखो कौन उड़ा, यह तो पक्षी है, चक्रवाक तो नहीं है, जो जल में पड़ी हुई छाया को अपनी प्रेयसी समझकर मिलाने के लिए इतना उतावला हो रहा है। कह रहे हैं कि ये ऐसा तो नहीं जो छाया पड़ रही है जल में, ये कौन बिहग क्या बिकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक। जैसे चक्रवाक तो नहीं है जो जल में पड़ी हुई छाया को अपनी प्रेयसी समझकर मिलाने के लिए इतना उतावला हो रहा है। यहाँ पे गंगा की समय कवि ने अपनी जननी प्रेयसी से माना है। अब विरह व्यथा का चित्र अति स्वाभाविक और प्रभावी बनाने के लिए कवि लोग प्रसिद्ध चकवा चकवी पक्षी के जोड़े के लिए आश्रित है। विरह के बारे में सीधे से बता दीजिए, इसका सीधा सा अर्थ होगा यही कि यहाँ पे कवि जो कह रहा है कि अब हमारी नाव जो है बीच धारा में पहुँच गई है, चांदनी में लिपटा हुआ गंगा तट का जो हमसे बहुत जो तट था वो हमसे बहुत पीछे छूट गया है, और दूर निगाह दौड़ाने पर ऐसा लग रहा है गंगा की धारा दिखाई नहीं पड़ती, और दोनों किनारे भी बहुत पास पास होते हुए भी क्या हो रहा है दूर दिखाई गोचर दिखाई होते हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों किनारे दो बाहें हैं जो अपनी प्रेयसी गंगा का आलिंगन करने के लिए अधीर हैं, और दूर का प्रकाश लगता है जैसे मानो अपने नैन खोले हुए हैं, और दूर का आकाश ऐसे लग रहा है मानो अपने नैन खोले हुए हैं। क्षितिज पर जो वृक्षावली दिखाई पड़ रही है वह मानो उसकी टेढ़ी भौं की रेखा है, जैसे कि अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल लगती भ्रू रेखा साराल। तो यहाँ पे यही कवि कह रहा है कि वह मानो उसकी टेढ़ी भौं की रेखा है। धारा के बीच में एक दीप है, वह इस प्रकार निद्वंद है कि जिस प्रकार माँ के हृदय पर निश्चिंत सोया हुआ बालक, और गंगा की लहरें बड़े बेग से जाती हैं और उससे टकरा कर वापस चली आती हैं। जैसे धारा में जो द्वीप है उससे टकरा कर वापस चली आती है, तो कोई कृष्ण वहाँ पे कवि कहता है कि ये कौन है, ये तो पक्षी है, चक्रवाक तो नहीं, जो जल में पड़ी हुई छाया को अपनी प्रेयसी समझकर मिलाने के लिए उतावला हो रहा है, ऐसा कवि को मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे कवि बता रहा है कि देखिए इसमें आगे है पतवार घुमा अप्रतन भार। देखिए लिखना बहुत लंबी कविता है और थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, इसके आगे बता दे रहे हैं कि पतवार घूमा अप्रतनु भार। प्रतनु माने होता है अति क्षीण, जब तक किताब नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। प्रतनु माने होता है अति क्षीण, ठीक है। अब इसमें पतवार घूमा, पतवार नैया क्या हो जा रही है घूम गई। अब वहाँ से नौका घूमी विपरीत धार, अब विपरीत धार में चल रही, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फलफेन सफार, सफार माने होता है बंधा हुआ। अब बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों की रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं की खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उन झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथल सरिता का प्रभाव, लग्गी से ले ले सहज था। देखिए अब इसमें ये है कि
अब आगे कवि इसमें कहता है कि नाव का जो पतवार घुमाया गया और हल्के शरीर वाली जो नाव धार के घूम गई और डांडों के चलते नाव द्वारा धारा काटने से जो फेन लहर उत्पन्न होता है उसका वर्णन करते हैं कि डांडों के चलने पे फेन उत्पन्न होता है। जैसा प्रतीत हो रहा है जैसे हथेली पे पसार कर उसमें बड़े बड़े मुक्ता फल रख कर जल में उसके हार बिखराती चली जा रही है। और जैसे ही नाव के आगे बढ़ने पर पीछे पानी की जो लकीरें देखकर कवि कहता है कि चंचल सीधी रेखाएं खींचकर चांदी के सांपों के समान नाव के पीछे दौड़ती है और चंचल जल में किरणें नाचती हुई प्रतीत होती हैं। लहरों में चंद्रमा और तारों का पड़ता प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो लहर रूपी लतिका में सैकड़ों चंद्रमा और तारों रूपी फल खिलकर झिलमिला रहे हों जो फेनिल जल में फैल रहे हैं। अब नदी का प्रभाव धीमे जल उथला और कम गहरा हो गया क्योंकि नाव अब क्या हो रही है, फिर नाव जो है घूमकर समीप पहुंच गई। किसके समीप पहुंच गई है, तो घाट के समीप पहुंच गई और उथले जल में डाल नहीं चला जा सकते। इसलिए मल्लाह एक लंबे बांस यानी लग्घी से जल की गहराई का था लेता हुआ नाव धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ा रहा है। इस प्रकार हम इस उत्साह से भर घाट की ओर बढ़ने लगे। अब देखिए यहाँ पे एक तो बीच धार में, इसमें तो बीच धार का वर्णन है। आगे वाली जो पंक्ति थी जिसको हमने मतलब ऐसे ही बोला, उसमें क्या है कि वो अब किनारे पतवार घूम गई है, मतलब फिर लौटने के घाट पे किनारा पहुँचने के लिए नाव घूम गई है और वहाँ का वर्णन है। फिर अगली पंक्ति में होगा ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। जैसे ही नाव मतलब पार लगती है, किनारे पे आती है, तो मन में एक मतलब नए नए विचार आते हैं। कहते हैं इस धारा सा ही जग का क्रम, इस जैसे ये धारा है ऐसे ही जग का क्रम भी है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास। शाश्वत माने ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पंक्ति का सबसे वादे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है शाश्वत। शाश्वत, शाश्वत माने होता है निरंतर, निरंतर। कहीं कहीं कहते हैं ना कि हमको निरंतर प्रेम चाहिए, वो जो शाश्वत हो, वो प्रेम क्या जो पल भर के लिए हो और मिट जाए, उसके लिए आजीवन मतलब भटकते रहिए। ईश्वर से लोग कहते हैं कि प्रेम क्यों करना है, क्योंकि इनका जो प्रेम होता है वो क्या होता है, शाश्वत होता है, जो हमेशा निरंतर हमेशा एक जैसा बना रहता है, वह उसी को शाश्वत कहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने देखिए एक नाव के कारण एक प्रकृति सुषमा सौंदर्य से उन्होंने आध्यात्मिकता का भी वर्णन किया है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाया है। अब देखिए इसमें शाश्वत लास्ट पंक्ति है, इस जो जो लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। उर्मे आलोकित मतलब उर्मे हृदय में तरह तरह के विचार आ जाते हैं। इस पर धारा की जग का क्रम, जैसे ऐसे ही धारा जैसे है चल रही है, कभी उतार कभी चढ़ाव, फिर कभी किनारा कभी बीच, ऐसे ही हमारे जग का क्रम, हमारे जीवन का भी क्रम इसी प्रकार चल रहा है। अब शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका यह रजत हास। इसमें कहते हैं कि जो नाव के पार लगने के साथ ही दार्शनिक हो उठता है, कभी सोचता है जिस प्रकार गंगा की धारा उसका उद्गम गति और उसका सागर में मिलन चिरंतन है, उसी प्रकार जग जीवन का यह क्रम, जीवन की उत्पत्ति उसमें संघर्ष और अंत में आत्मा का परमात्मा में मिलन ही चिरंतन है। यह नीला आकाश चंद्रमा की श्वेत चांदनी धारा में लघु लहरों से उठकर गिरना चिरंतन है। कवि इस चिरंतन शब्द को पा लेने पर ब्रह्म की सत्ता के आभास को पा लेता है और कहता है हे ईश्वर, दो किनारों के बीच इस गंगा की धारा में किए गए नौके विहार के समान ही जन्म और मरण के बीच यह जीवन भी निरंतर नौका विहार ही है। कवि कहता है मैं लौकिक नौका विहार में यह भूल गया था कि ब्रह्म की सत्ता भी है जो जीवन का चिरंतन प्रमाण है और उसमें मिलन होकर ही अमृत मिलता है। यहाँ पे देखो कवि दार्शनिक विचारधारा द्वारा यहाँ पे रूपक और मानवीकरण अलंकार में पाया जाएगा कि हे जग जीवन के कर्णधार, ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जीवन भी एक नौका विहार की तरह है, शाश्वत जो निरंतर चलता रहा है। और मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपने आप को भूल गया, अस्तित्व ज्ञान तो मैं भूल ही गया कि ये लौकिक नौका विहार है। इसमें मैं भूल गया कि ब्रह्म की सत्ता भी है जो जीवन का चिरंतन प्रमाण है। कहते हैं कि यहाँ पे
जीवन का यह शाश्वत परिणाम करता मुझको अमृत दान। ये जीवन का शाश्वत परिणाम जो ब्रह्म द्वारा है, जो मुझे अमृत प्राप्त करता है, इसको मैं कहते हैं कि यहाँ पे कि मैं ये मुझे अमृत दान देता है। यहाँ पे कवि ने देखिए नौका विहार प्रकृति के द्वारा, प्रकृति सौंदर्य के द्वारा आध्यात्मिकता आप देखेंगे जितने भी कवि थे छायावादी कवि, इन्होंने रहस्यात्मकता का वर्णन किया है। तो यहाँ रहस्यवाद इसे ही कहते हैं जिसमें जिज्ञासा मतलब कुछ जानने की इच्छा, इसके पीछे क्या है मतलब जानने की जो जिज्ञासा होती है उसे रहस्यवाद। और इसमें प्रकृति में उन्होंने आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। इसी के लिए सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। ठीक है, अब इसमें सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार द्वारा अपने मन के अनुभवों को वर्णन किया और यहाँ पे आध्यात्मिकता का भी वर्णन किया है और इसमें मानवीकरण, प्रकृति की मानवीकरण का वर्णन किया है, जिस कारण ये नौका विहार कविता की समाप्ति हुई। धन्यवाद।